कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया को ही बदलने की हिम्मत रखते हैं। और आज की कहानी भी ऐसे ही शख्स के बारे में है जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है, और उसका नाम है टॉमी शेल्बी। लेकिन इस मूवी में आप देखोगे कि टॉमी का बेटा, जो कि अब जवान हो गया है, अब वो अपनों की ही जान का दुश्मन बन गया है। अब क्या होगा जब टॉमी और उसका बेटा आपस में टकराएंगे, देखकर आपको मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1940 से, जहां जर्मन ब्रिटेन की इकोनॉमी को गिराने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहा था। तभी हमें जर्मनी के कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैदी बहुत ही भारी मात्रा में नकली ब्रिटिश करेंसी बना रहे थे। दरअसल जर्मनी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो ब्रिटेन में नकली ब्रिटिश करेंसी फैला सके, और इस वजह से ब्रिटेन में बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और जर्मनी ब्रिटेन से आराम से जंग जीत जाएगा। अब इस काम को अंजाम देने के लिए जॉन नाम का एक आदमी चुना जाता है, जो ब्रिटेन की करेंसी में नकली करेंसी को मिक्स करने का काम करेगा। अगले सीन में हम इंग्लैंड की बर्मिंघम स्मॉल आर्म फैक्ट्री को देखते हैं, जहां पर कुछ औरतें हथियार बना रही थी। फिर तभी वहां पर फैक्ट्री में एक एग्निस नाम की औरत आती है, जिसका आज बर्थडे भी है, इसलिए सभी औरतें मिलकर एग्निस का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती हैं। लेकिन कुछ ही देर में फैक्ट्री के ऊपर एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसके कारण वो और उसके आसपास वाली सभी फैक्ट्रीज तबाह हो जाती है। तभी हम हमारे हीरो टॉमी शेल्बी को देखते हैं, जो अब अकेला ही एक घर में रहता है। दरअसल टॉमी अपने अतीत से काफी ज्यादा परेशान है और अपनी अतीत की बातों को भुलाने के लिए ही वो अकेला रहता है। अब अकेला रहकर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रहा है। तभी थोड़ी देर बाद टॉमी के घर पर जॉनी नाम का एक आदमी आता है। दरअसल जॉनी टॉमी का काफी अच्छा दोस्त है और वो टॉमी के लिए छोटे छोटे काम भी कर देता है। आज जॉनी टॉमी को बताता है कि जर्मन ने बर्मिंघम फैक्ट्री को पूरे तरीके से तबाह कर दिया, जिसमें काफी सारे लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन वहां पर रहने वाले कुछ बंजारे जो कि बच गए, अब वो तुम्हारे घर के पास आ गए हैं, जो कि जादू टोना भी करते हैं। अब जॉनी की बात सुनकर टॉमी उसको कहता है कि तुम उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहो। लेकिन जॉनी कहता है कि मुझे उनसे डर लगता है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई जादू टोना ना कर दे। फिर टॉमी उसकी बात को इग्नोर करके फिर से अपनी किताब लिखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी टॉमी का फोन बजता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए टॉमी जल्दी से जाकर फोन को उठाने की बजाय उस फोन की वायर निकाल देता है। तभी टॉमी को खिड़की में से एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। फिर टॉमी उस बच्ची को देखने के लिए बाहर चला जाता है। दरअसल टॉमी को रूहें दिखाई देती है, और जो छोटी बच्ची टॉमी को दिखाई दे रही थी वो टॉमी की बेटी रूबी है, जिसकी मौत हो चुकी है। फिर घर के बाहर टॉमी को अपनी बेटी का स्कार्फ मिलता है, जिसको टॉमी अपने भाई ऑर्थर की कब्र पर रखकर आता है। लेकिन तभी एक बार फिर से टॉमी के पास जॉनी आता है, और वो टॉमी से कहता है कि तुम्हारी बहन गेट हाउस पर आई हुई है और उसको तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। उसने तुम्हें फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुमने फोन उठाया ही नहीं। फिर जॉनी की बात सुनकर टॉमी खुद अपनी बहन एडा से मिलने के लिए चला जाता है। एडा टॉमी को बताती है कि कल जर्मनी ने बर्मिंघम स्मॉल आर्म फैक्ट्री पर बॉम्ब गिराकर उसको पूरे तरीके से तबाह कर दिया। और फिर एडा टॉमी को उसके छोटे बेटे ड्यूक शेल्बी के बारे में भी बताती है, जो पीकी ब्लाइंडर्स नाम की गैंग चला रहा है, वो गैंग जिसको कभी टॉमी चलाया करता था। फिर एडा टॉमी को कहती है कि ड्यूक बहुत गलत लोगों के साथ मिलकर गलत गलत काम करने लगा है और उसको सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। एडा की बात सुनकर टॉमी उसको कहता है कि मैं खुद के साथ लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं किसी और के साथ नहीं लड़ सकता। दरअसल टॉमी अपने भाई ऑर्थर की मौत के बाद सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया और अंदर ही अंदर से काफी टूट गया, और इसीलिए वो किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहता। अगले सीन में हम पीकी ब्लाइंडर्स गैंग के लोगों को देखते हैं, जो बर्मिंघम फैक्ट्री को लूटने के लिए जाते हैं, और इस समय ड्यूक भी उनके ही साथ है। दरअसल वो फैक्ट्री से हथियार चुराने के लिए आए हैं। तभी ड्यूक के पास एक आदमी का फोन आता है, और वो ड्यूक से कहता है कि ये हथियार जंग में जाने वाले हैं, इसलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते। फिर उस आदमी की बात सुनकर ड्यूक उसको कहता है कि मैंने पहले ही बर्मिंघम पुलिस से इन हथियारों की परमिशन ले ली है, इसलिए तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। ड्यूक की बात सुनने के बाद भी वो आदमी उसको हथियार ले जाने से रोकने की कोशिश करता है, और ये देखकर ड्यूक उस आदमी पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। फिर ड्यूक की गैंग के लोग उस आदमी के साथ आए हुए लोगों को भी मारना शुरू कर देते हैं, और फिर अपनी वैन में हथियार भरकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एडा को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ बर्मिंघम आर्म फैक्ट्री को देखने के लिए जाती है। तभी वहां पर मौजूद एक औरत एडा को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे पीकी ब्लाइंडर्स इन लोगों को मार
मारकर यहाँ से हथियार चुरा कर ले गए। अगले सीन में हम देखते हैं ड्यूक अपने पब में बैठा हुआ था, लेकिन तभी उससे मिलने के लिए जॉन नाम का आदमी आता है जो जर्मनी के लिए काम करता है। जॉन ड्यूक से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प से 350 मिलियन पाउंड ब्रिटेन की इकोनॉमी में शामिल करना चाहता हूँ और इसमें से तुम्हें 70 मिलियन नकली पाउंड भी मिलेंगे जिनका इस्तेमाल तुम कुछ भी करने के लिए कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर ड्यूक जॉन का साथ देने के लिए मान जाता है और ये देखकर जॉन ड्यूक से कहता है कि मेरे बड़े ऑफिसर ने मुझे ये डील टॉमी से करने के लिए कहा है। लेकिन इस बात पर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन की गाड़ी पर गुस्से में 3 गोलियां चला देता है और फिर वो जॉन से कहता है कि अब यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। अब ये बात सुनकर जॉन भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जब टॉमी अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर के खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं और उनको देखकर टॉमी समझ जाता है कि कोई तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में घुसा है। इसलिए टॉमी गन लेकर अपने पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तभी टॉमी को अपने कमरे में काउलो नाम की एक औरत मिलती है। फिर टॉमी जैसे ही काउलो को देखता है उसको अपनी मरी हुई पत्नी जेल्डा की याद आने लगती है। फिर काउलो टॉमी को कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मुझ में जेल्डा दिखाई दे रही है क्योंकि मैं जेल्डा की जुड़वा बहन हूँ और उसके कहने पर ही यहाँ पर आई हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी रूहों के साथ बात कर सकती हूँ। फिर काउलो टॉमी से कहती है कि तुम्हारा बेटा खतरे में है क्योंकि वो कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर तुमने अपने बेटे की हेल्प की तो मैं और जेल्डा मिलकर तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद कर देंगे। अब टॉमी उससे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है, इसलिए काउलो कुछ वक्त के लिए टॉमी के घर पर ही रुकने का फैसला करती है। दूसरी तरफ एडा ड्यूक से मिलने के लिए जाती है। एडा ड्यूक से कहती है कि कल तुमने हथियार फैक्ट्री को लूटा था और मैं इसके बारे में तुम्हारी शिकायत करूंगी। फिर ड्यूक उससे पूछता है कि तुम मेरी शिकायत करोगी किससे? मेरा पूरा परिवार तो मर चुका है, सिर्फ मेरा बाप बचा है जो कि पागल हो गया है। फिर एडा जब वहां से जाने लगती है तो ड्यूक उसको कहता है कि मैं इतना बड़ा काम करने वाला हूँ कि मेरे बाप ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ड्यूक की बात सुनकर एडा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। फिर एडा चार्ली नाम के एक आदमी के पास जाती है और कहती है कि मैं ड्यूक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, लेकिन मुझे गवाही देने के लिए किसी की जरूरत है। फिर एडा चार्ली को कुछ लोगों के नाम दिखाती है जो कि बर्मिंघम आर्म फैक्ट्री के पास थे और उन लोगों ने ड्यूक को हथियार चुराते हुए देखा था। उस लिस्ट को दिखाकर एडा चार्ली से उन लोगों के एड्रेस पूछती है, लेकिन चार्ली तो उस लिस्ट को जला देता है और कहता है कि मैंने इसको तुम्हारी भलाई के लिए ही जलाया है क्योंकि ड्यूक को सिर्फ उसका बाप टॉमी ही रोक सकता है। तभी हम टॉमी और काउलो को देखते हैं, दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी टॉमी देखता है कि काउलो के पास एक स्कार्फ है। फिर टॉमी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये स्कार्फ आया कैसे? फिर काउलो टॉमी को कहती है कि ये स्कार्फ हमारी बेटी का है। दरअसल काउलो के अंदर कभी कभी उसकी बहन जेल्डा की आत्मा आ जाती है, यानी कि इस समय भी काउलो के अंदर जेल्डा ही बोल रही थी। जेल्डा टॉमी को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे की हेल्प करनी ही होगी, लेकिन टॉमी जेल्डा से कहता है कि मैं पहले वाला टॉमी नहीं रहा, अब मैं बदल गया हूँ। फिर जेल्डा कहती है कि मैं तुम्हें पहले वाला टॉमी बना सकती हूँ और फिर वो टॉमी को अपनी कुछ पुरानी यादें दिलाने लगती है और धीरे धीरे टॉमी के काफी ज्यादा करीब भी आ जाती है। दूसरी तरफ एडा बर्मिंघम के लोगों को ड्यूक के खिलाफ गवाही देने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर हर कोई ड्यूक से डरता था, इसलिए कोई भी ड्यूक के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे ही नहीं आता। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो एक पब में जॉन के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां पर जॉन का सीनियर विर्गिल नाम का आदमी आता है। दरअसल वो ड्यूक से मिलने के लिए ही आया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि ड्यूक उनका काम करने के लायक है भी या नहीं। लेकिन ड्यूक और जॉन की पहले से ही अंदर अंदर से सेटिंग हो चुकी थी, इसलिए जॉन के कहने पर ड्यूक उसके सीनियर विर्गिल को मौत के घाट उतार देता है। अब जॉन ने ड्यूक को ऐसा करने के लिए इसलिए कहा ताकि वो अपने सीनियर को मारकर उसकी पोजीशन ले सके। फिर जॉन ड्यूक से कहता है कि कल बोट में जाकर लिवरपूल से पैसे उठा लेना। फिर ड्यूक भी जॉन की बात मान लेता है और थोड़ी देर बाद विर्गिल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको अपने सूरों के सामने डाल देता है। अगले सीन में हम काउलो और टॉमी को देखते हैं। काउलो टॉमी से कहती है कि मैंने तुम्हारे मरे हुए भाई ऑर्थर के साथ बात की थी। उसने मुझे बताया कि जिस रात उसकी मौत हुई थी उस रात तुम भी उसके साथ थे। फिर टॉमी आर्थर का नाम सुनकर काफी घबरा जाता है और काउलो को बताता है कि उस रात आर्थर की मौत एक हादसे के कारण हुई थी। लेकिन टॉमी की हालत देखकर काउलो उसको कहती है कि अगर तुम ड्यूक की हेल्प
हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद होने में हेल्प करूंगी। फिर जब सुबह टॉमी की आंख खुलती है तो देखता है कि काउलो उसके घर से जा चुकी है और सिर्फ वहां पर उसकी बेटी का स्कार्फ पड़ा है। फिर टॉमी दोबारा से उस स्कार्फ को अपने भाई की कब्र पर रखाता है। फिर टॉमी ड्यूक को बचाने का फैसला करता है क्योंकि वो भी अपने दुख से आजादी चाहता है। इसलिए टॉमी जल्दी से ड्यूक के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी लेकर जाने लगता है तो वहां पर उसका दोस्त जॉनी भी आ जाता है। फिर जॉनी टॉमी से कहता है कि तुम निहत्थे जा रहे हो और ये तुम्हारी गलती भी हो सकती है। जॉनी की बात सुनकर टॉमी उसको कहता है कि मैं वहां पर लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा बल्कि अपने बेटे से बात करने जा रहा हूँ। फिर जॉनी भी टॉमी के साथ जाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ जॉन ड्यूक के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बुआ एडा ने बर्मिंघम के लोगों से तुम्हारे खिलाफ गवाही इकट्ठा कर ली है और कल वो तुम्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाली है। अगर वो सारी गवाही पुलिस वालों के हाथ लग गई तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। इसलिए अगर तुम 70 मिलियन पाउंड कमाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुआ एडा को मारना होगा। अब ये बात सुनकर ड्यूक भी एडा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब एडा अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगती है तो रास्ते में ड्यूक पहले से ही छुपा हुआ था और एडा का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही एडा ड्यूक के करीब आती है ड्यूक एडा को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन शूट कर ही नहीं पाता। फिर जैसे ही एडा थोड़ा आगे जाती है तो सामने से जॉन भी आ जाता है और वो एडा को शूट करके वहीं पर मार डालता है। ड्यूक एडा को बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि जॉन एडा को मारकर उसकी सारी बयान की फाइल्स अपने साथ ही ले जाता है। तभी हम टॉमी को देखते हैं जो जल्दी से जॉनी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जैसे ही जॉनी गाड़ी रोकता है टॉमी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और देखता है कि उसके ठीक सामने एडा खड़ी है। उसको देखकर टॉमी समझ जाता है कि अब एडा भी इस दुनिया में नहीं रही और ये एडा की आत्मा है। अब अपनी बहन की आत्मा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से बर्मिंघम पहुंच जाता है। वहां जाकर एक पुलिस ऑफिसर टॉमी को बताता है कि हमें खबर मिली है कि एडा को आपके बेटे ड्यूक ने ही मारा है। इसलिए टॉमी ड्यूक को ढूंढने के लिए उसके पब में जाता है। पब में जाते ही टॉमी वहां का गाना बंद कर देता है जिसके कारण काफी सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी टॉमी के पास एक लड़का आता है और टॉमी के साथ बदतमीजी करने लगता है लेकिन वहां पर मौजूद ड्यूक का एक दोस्त टॉमी को पहचान लेता है और फिर वो सभी को कहता है कि जो हमारे पब में आए हैं वो टॉमी शेल्बी है। अब जिस किसी को भी टॉमी शेल्बी के बारे में पता था वो सभी छुप जाते हैं लेकिन वो लड़का अभी भी टॉमी से बहस कर रहा था। अब टॉमी को भी उस पर काफी गुस्सा आने लगता है इसलिए वो अपने पास से एक बॉम्ब निकालकर उस लड़के की टी शर्ट में डाल देता है। अब डर के मारे वो लड़का भी जल्दी से पब के बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर टॉमी ड्यूक के दोस्त से उसका पता पूछ लेता है और सीधा ड्यूक से मिलने के लिए पहुंच जाता है जो कि इस समय अपने सुअरों के बाड़े में था। फिर टॉमी बिना कुछ सवाल जवाब किए ड्यूक को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर तुमने एडा को मारा क्यों। फिर ड्यूक कहता है कि मैंने एडा को नहीं मारा, जॉन नाम के एक आदमी ने मुझे एडा को मारने के लिए कहा था लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया क्योंकि मैं अपनों को नहीं मारता और एडा की जान मैंने नहीं जॉन ने ली है। वो मेरे पास एक बहुत बड़ा काम लेकर आया था। फिर टॉमी उस मुर्दा घर में जाता है जहां पर उसकी बहन एडा की बॉडी रखी हुई थी। सबसे पहले टॉमी एडा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर टॉमी उसके आगे अपना गुनाह भी कबूल करता है कि मैंने ही एक दिन नशे की हालत में अपने भाई आर्थर को मार दिया था क्योंकि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब मैं आर्थर की कसम खाकर कहता हूँ कि इस अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा। फिर टॉमी अपनी गन लेकर जॉन से मिलने के लिए जाता है क्योंकि टॉमी जॉन को मारना चाहता था, लेकिन जॉन भी पूरी तैयारी के साथ आता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर दोनों ही गोलियों से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। फिर जॉन टॉमी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं जिस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें हमारी जीत जंग से नहीं बल्कि पैसों से होगी और किसी की भी जान नहीं जाएगी, इसलिए प्लीज तुम मेरा साथ दो। लेकिन टॉमी किसी भी हालत में जॉन का साथ देने वाला नहीं है क्योंकि जॉन ने टॉमी की बहन को मारा है। अब इनकार सुनकर जॉन दोबारा से टॉमी पर फायरिंग करने लगता है लेकिन जॉन की गोलियां खत्म हो जाती है। फिर ये देखकर जॉन वहां पर बंधे हुए सभी घोड़े खोल देता है और खुद उन घोड़ों के बीच से होते हुए टॉमी के हाथों से बच निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं काउलो ड्यूक के पास जाती है और कहती है कि टॉमी तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गया है, इसलिए अब तुम्हें साथ मिलकर काम करना होगा। फिर काउलो ड्यूक को एक बुलेट भी देती है जिसके ऊपर टॉमी लिखा हुआ था। काउलो ड्यूक से कहती है कि काम पूरा होने के बाद तुम अपने बाप को इस गोली
से आजाद कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि काम होने के बाद मैं उसको आजाद कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि टॉमी एडा का अंतिम संस्कार कर देता है और दूसरी तरफ ड्यूक जॉन को फोन करके कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती को ठीक करने के लिए दोबारा से तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और इस काम के लिए मुझे पहले जितने 70 मिलियन पाउंड्स ही चाहिए और कल सुबह मैं बोट लेकर लिवरपूल पहुंच जाऊंगा। जॉन भी ड्यूक की बातों में आ जाता है और उसको दोबारा से काम दे देता है। दरअसल ड्यूक अब जॉन के साथ नहीं बल्कि अपने डैड टॉमी के साथ है और वो जॉन को अपने झांसे में लेकर उसको मारना चाहता है। फिर टॉमी अपने एक पुराने दोस्त स्टैग से मिलता है जो कि टॉमी को एक वेयर हाउस का ब्लूप्रिंट देता है जिसके अंदर जॉन रुका हुआ था और उस वेयर हाउस के अंदर ही उसने अपने सारे पैसे भी रखे हुए हैं। फिर टॉमी वेयर हाउस के ब्लूप्रिंट को देखकर प्लान बनाता है कि मैं वेयर हाउस के नीचे वाली सुरंग से वेयर हाउस के अंदर जाऊंगा और बाकी के लोग बाहर से हमला करेंगे। फिर नेक्स्ट डे प्लान के मुताबिक ड्यूक और टॉमी बोट लेकर लिवरपूल के लिए रवाना हो जाते हैं। टॉमी वेयर हाउस के नीचे वाली सुरंग के बाहर पहुंच जाता है जहां काउलो के भाई सुरंग के आगे लगाए हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर काउलो टॉमी से कहती है कि ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको मेरे भाई तोड़ ना पाए। फिर टॉमी काउलो से अकेले में बात करने के लिए उसको अंदर लेकर जाता है और कहता है कि मेरा हाथ पढ़कर मेरा भविष्य बताओ। काउलो टॉमी का हाथ पढ़कर उसको बताती है कि पहली जंग में तुम जिंदा बच गए थे लेकिन दूसरी जंग में तुम मारे जाओगे। इतने में काउलो के भाई भी सुरंग के बाहर वाला दरवाजा काट लेते हैं और फिर टॉमी सुरंग के अंदर चला जाता है। तभी टॉमी देखता है कि सुरंग के ऊपर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और इन्हीं धमाकों के कारण सुरंग भी ढह जाती है और टॉमी मिट्टी के नीचे दब जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्यूक प्लान के मुताबिक जॉन के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिता टॉमी प्लान के मुताबिक बोट लेकर लिवरपूल जाने के लिए निकल गए हैं और बोट के अंदर बहुत सारे लोग भी हैं जिनके पास हथियार हैं, इसलिए बोट के वेयर हाउस तक आने से पहले तुम्हें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ड्यूक की बात मानकर जॉन अपने बहुत सारे लोग पानी के पास भेज देता है जहाँ से बोट आने वाली थी। दूसरी तरफ बोट पर मौजूद चार्ली और उसके बाकी के साथी वेयर हाउस से थोड़ा पीछे ही बोट से उतर जाते हैं और सिर्फ स्टैग ही बोट पर रुकने का फैसला करता है। इस समय टॉमी जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था वो जैसे तैसे मिट्टी से बाहर निकल आता है और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इतने में स्टैग भी अपनी बोट को वेयर हाउस के पास ले जाता है जहां जॉन के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग बोट के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी स्टैग भी बोट को उन लोगों की तरफ ही मोड़ देता है और खुद पानी में कूद जाता है, लेकिन उसके कंधे पर गोली लग जाती है। फिर जैसे ही बोट किनारे से टकराती है उसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में जॉन के सारे लोग मारे जाते हैं। इस समय जॉन जो कि ड्यूक के साथ था धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, इसलिए वो ड्यूक को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी टॉमी सुरंग के नीचे एक और ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण जॉन भी नीचे गिर जाता है। फिर मौका मिलते ही ड्यूक जॉन के ऑफिस से भाग निकलता है। इतने में वेयर हाउस में चार्ली और उसके बाकी के साथी भी टॉमी की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं और एक एक करके जॉन के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी ड्यूक टॉमी के पास आता है और कहता है कि आप कहां पर रह गए थे, वो मुझे मारने ही वाला था। फिर टॉमी ड्यूक को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद एक लैंडमाइन को बड़े बड़े बक्सों के पास लेकर चला जाता है जिनके अंदर पैसे थे। टॉमी जल्दी से उस लैंडमाइन को एक्टिव करके वापस भागने लगता है, लेकिन तभी वो लैंडमाइन फट जाती है और जॉन के 350 मिलियन पाउंड जलकर राख हो जाते हैं। फिर जब जॉन अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो अपने जले हुए पैसों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वेयर हाउस से जाने लगता है, लेकिन टॉमी ठीक उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वो जॉन को अपनी तरफ आते हुए देखकर भी उसको शूट नहीं करता, लेकिन जॉन टॉमी को 2 गोलियां मार देता है। फिर जैसे ही जॉन टॉमी के नजदीक आता है, मौका देखकर टॉमी भी जॉन को गोली मार देता है जो कि सीधा जॉन के सर में जाकर लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद टॉमी भी खुद को सरेंडर कर देता है। जॉन की गाड़ी टॉमी को कुचलने ही वाली थी कि तभी ऐन मौके पर ड्यूक आकर टॉमी को गाड़ी से टकराने से बचा लेता है। अब ड्यूक अपनी इस जीत से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके लिए एक दुख की घड़ी आ जाती है। टॉमी ड्यूक को कहता है कि अब तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, अब तुम जल्दी से मुझे गोली मार दो, वो गोली जो तुमको काउलो ने दी थी।
अब ड्यूक अपने पिता को मारना नहीं चाहता था, लेकिन टॉमी के बहुत ही ज्यादा जिद करने पर ड्यूक टॉमी को गोली मार देता है, जिसके कारण टॉमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब टॉमी की मौत से चार्ली, स्टैग और बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर ड्यूक काउलो के साथ मिलकर टॉमी का अंतिम संस्कार कर देता है। जाते जाते टॉमी ड्यूक के लिए मैसेज छोड़कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी गाड़ी चार्ली को दे दी जाए और मेरी पुरानी और कीमती शराब पब में भिजवा देना और मेरे प्यारे घोड़े उसको देना जो कभी भी उनसे काम ना करवाए। मेरी गोलियां उनको देना जो उन पर किसी का भी नाम ना लिखे और मेरी बंदूक उसको सौंपना जो कभी भी उसको ना चलाए। अब टॉमी शेल्बी की इस आखिरी इच्छा के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने इसके सीजन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैं वादा करता हूँ आपको वो सीरीज बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।